वेलकम है गाइस। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 14 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो यार आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में एक और रिक्वेस्ट है आपसे, इससे पहले देखो जो इकोलॉजी के मैंने वीडियोस बनाए हैं उसमें ना तो व्यूज है यार, ना तो लाइक्स है। ठीक है, तो आगे जो नया वीडियो है ना उसको बनाने के लिए अंदर से मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं आता है। देखो हम इस चैनल पे या जो मेरे वीडियोस रहते हैं उसमें सिर्फ हम क्या पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। और एनसीईआरटी आप सबको पता होगा कि नीट के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो यार देखो अगर मुझे आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए पहले तो। दूसरा, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और शेयर भी करिए यार, क्योंकि व्यूज़ इतने कम आते हैं ना कि इतनी मेहनत करने के बाद कुछ मिलता नहीं है, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ यार लाइक करिए और शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो इस वीडियो में टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो यू मस्ट बी फैमिलियर विद द शेप ऑफ द पिरामिड। पिरामिड की शेप कैसी होती है? ऐसी होती है। जो बेस होता है पिरामिड का वो ब्रॉड होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो नैरो होता जाता है एपेक्स की तरफ को। ठीक है, वन गेट अ सिमिलर शेप। देखो जैसे पिरामिड की शेप है ना, उसी तरीके की शेप आपको मिलेगी कब? वेदर यू एक्सप्रेस द फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज। जब आप फूड या एनर्जी को ना ऑर्गेनिज के बीच में रिलेट करके एक क्या बनाओगे, एक शेप बनाओगे, तो वो आपको कैसी मिलेगी? पिरामिड की शेप मिलेगी एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ये जो लाइन है इसको हम थोड़ा डायग्राम की मदद से आगे समझेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्लीज यार लाइक कर देना है और थोड़ा शेयर भी कर देना, ज़रूरी है। अब ये मुझे क्योंकि बार बार इसलिए बोलना पड़ता है, न तो क्योंकि होता नहीं है, कुछ व्यूज़ भी नहीं आते, लाइक्स भी नहीं आते, तो प्रॉब्लम होती है। चलो, दस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। तो जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, किसका? ऑर्गेनिज के बीच का। वो किस बेस पे लेते हैं? नंबर पे, बायोमास पे और एनर्जी के बेस पे। द शेप ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर और द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, वाइल द एपेक्स रिप्रेजेंट टर्शरी और टॉप लेवल कंज्यूमर। अब आप समझना, देखो जैसे हम पिरामिड ऑफ नंबर ले लेते हैं। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर ऐसे पिरामिड बना दिया मैंने। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आते हैं आपको पता है? प्रोड्यूसर आते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, ऐसे आते हैं। तो अगर आप जैसे जंगल ले रहे हो तो जंगल में सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे आपको? पेड़ पौधे मिलेंगे। तो प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा है। तो देखो इसका जो बेस है ये ब्रॉड है, ब्रॉड है ना, इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो ज्यादा है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जा रहे हो तो ये जो बार है ये छोटी होती जा रही है, और छोटी और छोटी होती जा रही है। तो इसका मतलब है कि ऊपर चलते चलते नंबर जो है वो कम होता जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया ये प्रोड्यूसर होगा, मतलब प्लांट्स होंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होंगे जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे जो कि कार्निवोर्स होंगे, टर्शरी कंज्यूमर होंगे जो कि टॉप कार्निवोर्स होंगे। ठीक है, तो जंगल में शेर क्या रहते हैं? कम ही रहते हैं, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए शेर तो ऊपर आते हैं और पेड़ पौधे नीचे आते हैं। तो शेप एक्चुअल में ऐसे ही बनेगी फिर। ठीक है, द थ्री इकोलॉजिकल पिरामिड दैट आर यूजुअली स्टडीड आर पिरामिड ऑफ नंबर, पहला पिरामिड ऑफ बायोमास पढ़ते हैं, और तीसरा हम पढ़ते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इन सबको हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिगर 14.4 की, जो कि ए है। इसमें है पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो नंबर है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओनली 3 top carnivores are supported in an ecosystem based on production of nearly 6 million plants। तो यहाँ पे लगभग देखो क्या है, यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो 6 मिलियन के आसपास है, मतलब प्लांट्स तो बहुत सारे हैं। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर जो कि हर्बीवोर्स आ जाते हैं, ये थोड़े कम हो गए। उसके अलावा सेकेंडरी कंज्यूमर और कम हो गए, और टर्शरी कंज्यूमर सिर्फ कितने हैं? 3 है। तो आप देखो टॉप पे 3 और सबसे नीचे यहाँ पे अप्रॉक्स 6 मिलियन हो गए। ठीक है, तो ये क्या है? एक ह्यूज डिफरेंस है, और इसकी वजह से जो आपको शेप मिल रही है वो कैसी मिल रही है? पिरामिड की फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गई पिरामिड की शेप। आगे देखते हैं हम। हाँ, तो अब हम आते हैं बी पे। बी क्या है? 14.4 का बी, पिरामिड ऑफ बायोमास। व्हाट इज बायोमास? मास ऑफ लिविंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, जैसे एक जंगल में कितने पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो उनका बायोमास होगा। मास आपको पता है ना क्या होता है? मास किसी भी क्वांटिटी होती है ना किसी भी सब्सटेंस की। तो इसी तरीके से अगर हम बायोलॉजिकल मास के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? बायोमास। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास शो अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल।
जैसे जैसे आप ऊपर ट्रॉपिक लेवल पे जाते जाएंगे तो जो बायोमास है वो कम होता जाएगा। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल आप समझ रहे हो ना, पहला, दूसरा ट्रॉपिक लेवल, तीसरा ट्रॉपिक लेवल, चौथा ट्रॉपिक लेवल, इस तरीके से रहता है। तो सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर कम हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर और कम है, टर्शियरी कंज्यूमर और कम हो गया। तो पिरामिड ऑफ बायोमास भी क्या है, इस तरीके से है, ये पिरामिड की शेप यहाँ पे मिल गई। ये वाला इंपॉर्टेंट है 14.4 का सी, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ जूप्लैंक्टन्स। पहले तो बात करते हैं व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है कि टोटल नंबर और अमाउंट ऑफ लिविंग थिंग इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, एक इकोसिस्टम में कितना नंबर है या कितना अमाउंट है लिविंग थिंग्स का एट अ पर्टिकुलर एरिया इन अ गिवन टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में एट अ गिवन टाइम कितना नंबर है या कितना अमाउंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वही कहलाता है स्टैंडिंग क्रॉप। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो स्टैंडिंग क्रॉप है किसकी, फाइटोप्लैंक्टन्स की, वो बहुत कम है। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो ये हो गए बहुत कम, 4 हो गए ये। ठीक है, और जू प्लैंक्टन्स जो कि छोटे छोटे एनिमल होते हैं, वो कितने हैं यहाँ पे, 21। तो इस केस में जो पिरामिड है वो कैसा है, इन्वर्टेड है, उल्टा है इस केस में पिरामिड, है ना, ऐसे बन रहा पिरामिड। तो ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे इन्वर्टेड बनता है। देन अब आता है 14.4 का बी, एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये पिरामिड ऑफ एनर्जी है। ऑब्जर्व दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू एनपीपी। पहले बात करते हैं व्हाट इज एनपीपी, तब इस लाइन पे आते हैं। एनपीपी क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये पीछे के वीडियो में आपने पढ़ा है। इसको कैसे निकालते हैं, जीपीवी माइनस आर। ठीक है, देखो प्लांट जो कुछ भी फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाएगा वो होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसमें से माइनस कर दो आप रेस्पिरेशन लॉस, रेस्पिरेशन करने के बाद एनर्जी खत्म हो जाती है कुछ, जो बचती है प्लांट के अंदर वो होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी। अब हम इस लाइन में आते हैं, क्या बोला उसने, ये है पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब ऑब्जर्व दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू एनपीपी। सूरज की जो रोशनी आ रही है ना, उसका सिर्फ 1% प्लांट लेता है। ठीक है, और उसको फिर कन्वर्ट कर देता है किसमें, एनपीपी में। समझ में आ रहा है ना, जो सूरज की रोशनी पड़ती है ना, उसका सिर्फ 1% लेता है प्लांट, ये आपको पता होगा। ठीक है, वो 1% से वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और उसके बाद बना देता है एनपीपी। अब ये यहाँ पे इसने ये बना दिया, ठीक है, प्लांट ने ये एनर्जी बना दी फोटोसिंथेसिस से। क्लियर है, जैसे यहाँ पे देखोगे भी आप, तो इतना जूल है, उसका सिर्फ इतना प्लांट जो है वो यूज कर रहा है और फिर कन्वर्ट करके इस फॉर्म में उसको बना रहा है। समझ आ रहा है ना, सनलाइट जो है उसकी एनर्जी इतनी है और प्लांट उससे इतनी एनर्जी बना रहा है। अब क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर में क्या होगा, यहाँ से एनर्जी इधर ट्रांसफर हो जाएगी। जो हिरन है वो प्लांट को खाएगा, तो प्लांट की जो एनर्जी है वो किस में आ जाएगी, हिरन में आ जाएगी। फिर ये हिरन है, हिरन को कौन खा रहा है यहाँ पे, कोई दूसरा कार्निवोर खा रहा है। ठीक है, तो जो कार्निवोर खा रहा है उसको तो क्या होगा, हिरन की जो एनर्जी है वो किस में आ जाएगी, ऊपर वाले में आ जाएगी। फिर ये जो है, ये वाला सबसे ऊपर जो टर्शरी कंज्यूमर है, ये इसको खाएगा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, यहाँ चली जाएगी। तो एनर्जी क्या हो रही है, ऊपर को ट्रांसफर होती जाती है, क्योंकि फूड के लिए हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड है ना। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, विच इज कॉल्ड 10% लॉ। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो यहाँ पे कितना है, 10,000 जूल, इसका 10% 1,000 हो गया। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ 10% एनर्जी ही क्या है, ऊपर आ रही है, सिर्फ 10% एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10% एनर्जी ही अवेलेबल होती है आगे के लिए। जैसे प्लांट के अंदर जितनी भी एनर्जी है उसका 10% ही यहाँ मिलेगा, इसके अंदर जितनी एनर्जी होगी उसका 10% यहाँ मिलेगा, इसके अंदर जितनी एनर्जी होगी उसका 10% यहाँ मिलेगा। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। अब ऐसा क्यों होता है कि 10% एनर्जी ही ऊपर जाती है, बाकी 90% एनर्जी का क्या होता है, 90% एनर्जी जो होती है बहुत चीज़ों में लॉस होती है, जैसे रेस्पिरेशन करने में, रिप्रोडक्शन करने में, ठीक है, उन सारी चीज़ों में चली जाती है। क्लियर है, आगे देखते हैं हम, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, any calculation of energy content, biomass or number has to be include all organisms at that
ट्रॉपिक लेवल। तो जब भी आपको एनर्जी कंटेंट, बायोमास या नंबर के बारे में कैलकुलेशन करना होता है तो आपको हर ट्रॉपिक लेवल पे ना सारे ऑर्गेनिल्स को लेना पड़ता है। जैसे कि आप बात कर रहे हो प्राइमरी कंज्यूमर की, तो नहीं, जैसे आप बात कर रहे हो प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर कौन से ट्रॉपिक लेवल में आएगा? पहले ट्रॉपिक लेवल में आएगा, है ना। तो फिर अगर आप कंसिडर कर रहे हो कि प्रोड्यूसर्स को, तो सारे प्रोड्यूसर्स आपको वहाँ पे लेने पड़ेंगे, मतलब जितने भी प्लांट है, जितने भी वहाँ पे पौधे हैं, वो सब के सब आपने लेने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे प्राइमरी कंज्यूमर आता है जिसमें हर्बीवोर्स आते हैं, तो वहाँ पे आपको सारे हर्बीवोर्स को लेना पड़ेगा ये कैलकुलेट करने के लिए। No generalization we make will be true if we take only a few individual of any tropic level into account. तो क्या बोला उसने? No generalization will we make will be true if we take only a few individuals at any tropic level into account. तो आप ना सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स को ट्रॉपिक लेवल पे नहीं ले सकते, आपको सारे इंडिविजुअल्स को लेना पड़ेगा उस ट्रॉपिक लेवल पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सबसे नीचे वाला ट्रॉपिक लेवल है उसमें आते हैं प्रोड्यूसर, तो आपको सारे प्रोड्यूसर लेने पड़ेंगे, सारे प्लांट्स उस एरिया के लेने पड़ेंगे, तभी आप एक सही कैलकुलेशन पे पहुंच पाओगे। ऑल्सो ए गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल साइमल्टेनियसली। अब ऐसा भी होता है कि एक ऑर्गेनिज्म ना एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई करता है। जैसे वन मस्ट रिमेंबर दैट ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल, नॉट अ स्पीसीज एज सच। अच्छा, ये पहले ये पॉइंट समझ लेते हैं। ट्रॉपिक लेवल है वो रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल लेवल को। मतलब अगर आप बात कर रहे हो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की, तो वहाँ पे प्लांट्स आ रहे हैं, तो प्लांट्स वहाँ पे आ रहे हैं, मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। उसके ऊपर आ रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर जिसमें हर्बीवोर्स आ जाते हैं। तो इसमें हर्बीवोर्स क्यों लिए? क्योंकि हर्बीवोर्स जो है वो प्लांट को कंज्यूम करते हैं, तो उनके फंक्शन पे हमने इसको हर ट्रॉपिक लेवल में डाला है, नॉट अ स्पीसीज लेवल पे। स्पीसीज के लेवल से अपने को मतलब नहीं है, अपने को मतलब है कि वो क्या कर रहे हैं, वो उनका खाना किस पे डिपेंड है। तो जैसे इसका खाना इस पे डिपेंड है तो ऊपर ही रखेंगे। फिर इसके ऊपर आ जाएगा जैसे शेर, तो शेर का खाना ये है तो इसलिए उसको ऊपर रखेंगे। A given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time. अब कभी कभी क्या होता है, एक स्पीसीज एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल को क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। जैसे एग्जांपल है स्पैरो। स्पैरो जो है ना वो प्राइमरी कंज्यूमर होगी। कब? जब वो सीड्स, फ्रूट्स और पीज को खाएगी, तब तो वो प्राइमरी कंज्यूमर होगी क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट को खा रही है। और सेकेंडरी कंज्यूमर कब होगी? जब वो इंसेक्ट्स या वॉर्म्स को खा रही है। तो आपने देखा यहाँ पे स्पैरो ने दोनों ट्रॉपिक लेवल्स को ऑक्यूपाई किया। कैन यू वर्क आउट हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल्स ह्यूमन बीइंग फंक्शन एट इन अ फूड चेन? अब ह्यूमन बीइंग जनरली किस उसमें आएगा? ट्रॉपिक लेवल पे आएगा ना। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, ह्यूमन मैक्सिमम क्या होता है किसी भी फूड चेन में? 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल्स के आसपास होता है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग जो होता है जनरली 4th ट्रॉपिक लेवल पे आता है, क्योंकि ये क्या करता है? ये प्लांट को भी खाता है, एनिमल को भी खाता है प्लांट जो है। जैसे कि एग्जांपल में अगर लूँ, अगर एनिमल डायरेक्टली प्लांट को खा रहा है, वेजिटेरियन है, तो वो किस में आएगा? वो आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर में, ठीक है। और अगर वो किसी एनिमल को खा रहा है तो फिर वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा उससे ऊपर टर्शरी कंज्यूमर में या क्वार्टरली कंज्यूमर में, ठीक है, ऊपर आ जाएगा वो। तो फिर वो डिपेंड करता है कि वो क्या खा रहा है। इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट। काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? कितना भी इकोसिस्टम होगा उसमें पिरामिड ऑफ नंबर है या पिरामिड ऑफ एनर्जी है या पिरामिड ऑफ बायोमास है, सारा अपराइट रहेगा, कभी भी ये उल्टा नहीं रहेगा, ठीक है। प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द हर्बीवोर्स। तो प्रोड्यूसर्स का जो नंबर होता है या जो बायोमास होता है, मतलब प्लांट जो होते हैं, वो ऑलवेज ज़्यादा ही होते हैं देन द हर्बीवोर्स। एंड हर्बीवोर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द कार्निवोर्स। और हर्बीवोर्स ज़्यादा होते हैं किससे? कार्निवोर्स पे। ऑल्सो एनर्जी एट लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन एट अ हायर ट्रॉपिक लेवल। तो जैसे जैसे ऊपर जाता है हमने क्या देखा था? एनर्जी कम होती जाती है, तो नीचे एनर्जी ज़्यादा रहती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। There are exceptions to this generalization. If you were to count the number of insects feeding on a big tree, what kind of pyramid do you get? इसको पूरा पढ़ते हैं पहले. Now add an estimate of the number of small birds depending on the insects as also the number of large birds eating the small. Draw the shape you would get. तो देखो इसमें क्या है. सबसे पहले क्या है यहाँ पे आ गया ट्री, ठीक है. उसने बोला एक ट्री है, उस ट्री पे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है. इंसेक्ट्स
को कौन खा रहा है? स्मॉल बर्ड्स। स्मॉल बर्ड्स को कौन खा रही है? लार्ज बर्ड्स। तो देखो इस तरीके से इसकी यहाँ पे शेप मिलेगी, ठीक है। वो कह रहा ड्रॉ करो आप। The pyramid of biomass in sea is also generally inverted because the biomass of fish far exceeded than the phytoplanktons। ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आप बात करते हो ना पिरामिड ऑफ बायोमास की, किसमें? सी में, तो वहां पे आप क्या देखते हो कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो कम होते हैं और जो फिश होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो जैसे ऐसे ऐसे होगा ये, ठीक है, ये हो गया और फिर ये हो गया। तो ये तो क्या हो जाएंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स, मतलब जो प्लांट्स हैं छोटे छोटे जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और उन पे कौन डिपेंड है? यहाँ पे फिश है, इतनी सारी फिश। तो ये देखो ये इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। तो इजंट दैट अ पैराडॉक्स? पैराडॉक्स का मतलब होता है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया इस तरीके से, ठीक है, कि इतने कम प्लांट्स जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इतनी सारी फिश को। पिरामिड 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 अरे क्या बोल रहा हूँ मैं यार। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है। ये क्वेश्चन आ रखा है नीट में। बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस एज हीट एट ईच स्टेप। हर स्टेप पे क्या होता है? एनर्जी का लॉस होता है और 10% एनर्जी ही बचती है। Each bar in energy pyramid indicates the amount of energy present at each tropic level in a given time or annual per unit area। तो जो पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो पिरामिड रहता है ना जिसमें एनर्जी के बारे में बताया जाता है, तो उसमें जो हर एक बार है वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को एट अ पर्टिकुलर एरिया एट ईच ट्रॉपिक लेवल। हर ट्रॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी अभी है, जो कि हमने ऊपर भी देखा था, ठीक है। तो शायद ये खत्म हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा ये रह रहा है अभी, ठीक है। तो however there are certain limitations of ecological pyramid such as it does not take into account of the same species belonging to or more tropic level। क्या बोला उसने कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं ना उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे कि क्या? वो ऐसे स्पीसीज को नहीं लेते हैं, ठीक है, डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉपिक लेवल। जब कोई सेम स्पीसीज 2 या 3 ट्रॉपिक लेवल को बिलोंग करती है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स में, ठीक है। इट एज्यूम अ सिंपल फूड चेन, समटाइम्स समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं किस पे बेस्ड हैं? वो बेस्ड है सिंपल फूड चेन पे, कि भाई यहाँ पे पौधे हैं, पौधे को खाया इसने, इसको खाया इसने, इसको खाया इसने, ठीक है। बल्कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि हो सकता है ना कि जैसे यहाँ पे ये पौधे हैं, पौधों को ये खा रहे हैं, फिर ये खा रहा है, फिर ये खा रहा है इसको, तो हो सकता है कि ये जो है किसी और चीज़ को भी खा रहा हो, इधर कोई और हो, या ये किसी और को भी खा रहा हो। समझ रहे हो ना तुम, ठीक है। इट डज नॉट अकोमोडेट अ फूड वेब। तो एक्चुअली ये फूड वेब को सपोर्ट नहीं करता, मतलब फूड वेब को आप यहाँ पे पिरामिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि फूड वेब जो होता है बहुत सारी फूड चेन से मिलके बनता है। और अभी हमने देखा कि जो पिरामिड्स होते हैं वो बेसिकली सिंपल फूड चेन पे डिपेंड करते हैं। मोर ओवर सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन द इकोलॉजिकल पिरामिड। ये भी लिमिटेशन है कि सेप्रोफाइट जो होते हैं ना उनको इकोलॉजिकल पिरामिड में कोई जगह ही नहीं दे रखी है, इवन दो दे प्ले अ वाइटल रोल इन इकोसिस्टम। जो भाई जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, तो उनकी तो बहुत बड़ी वैल्यू है ना इकोसिस्टम में, बट उनको यहाँ पिरामिड में नहीं रखा जाता, तो ये भी एक लिमिटेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इकोलॉजिकल ससेशन के साथ, एंड प्लीज subscribe, share and like. Thank you so much. All the best for your examination. Bye bye.